बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं एनएमडी कैट 2024 के तमाम पेपर्स का फ़िज़िक्स वाला पोर्शन डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी, पेपर डी, इन तमाम को मैंने डिस्कस करना है। पेपर एक ही है लेकिन उसके सिर्फ आर्डर में थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है। तो आज का जो टेस्ट था, आज 22 सितंबर 2024 को जो एनएमडी कैट का जो टेस्ट हो चुका है केपीके प्रोविंस के लिए, तो आज मैं सिर्फ उसी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए पेपर की तरफ। फिज़िक्स एमसीक्यू का स्टार्टिंग है 123 में। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस चेंज एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। कहता है कि हम अगर वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर ले तो टेम्परेचर किस तरह चेंज होगा और कितना चेंज होगा और कैसे चेंज होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा है द टेम्परेचर डिक्रीज़, बी में लिखा है द टेम्परेचर इंक्रीज़, सी में लिखा है द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और डी में लिखा है द टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज़ देन डिक्रीज़। तो इसमें लिखता है कि जब आप एक सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होने से मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इस तरह इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 124 में आता है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी अगर आप एक सिस्टम को आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं, यानी एक पिस्टन है उसके अंदर गैस हमने इंक्लूज किया है और आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मतलब अगर हम सिस्टम को एक्सपेंड करें तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कंप्रेस करें तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर का फिर ताल्लुक है इंटरनल एनर्जी के साथ, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो नीचे जो ऑप्शन गिवन है प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस इंक्रीज, तो ये तो गलत है। बी में लिखता है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज, तो ये भी गलत है क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में। सी में लिखता है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट, तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 125 में लिखता है कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड टू ए सिलेंडर विथ ए फिक्स पिस्टन ऑन हीटिंग द गैस ऑल द हीट सप्लाइड इंक्रीज। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आता है? तो जब आइडियल गैस की बात आती है ना, तो आइडियल गैस का मतलब होता है कि इस वक्त जो गैस है उसके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी। और उसके बाद अगर हम एक सिस्टम के अंदर कोई गैस कन्फाइन करें विद ए फिक्स पिस्टन, यानी पिस्टन फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और फिर हम जब हीट दे रहे हैं तो इसमें ऑप्शन ए में क्या होगा, ये हीट कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एक सिस्टम आइडियल हो, गैस आइडियल हो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आता है कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस को हीट देते हैं तो वो सारा हीट इंटरनल एनर्जी में जाएगा और उसका मतलब होगा कि ये सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल में चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। 126 में आता है व्हाट इज़ द increase of a force between two charges if the separation between them is decreased by 50%। तो लिखता है कि what is the increase in the force, फोर्स कितना बढ़ जाएगा अगर दो पॉइंट चार्ज के दरमियान आप सेपरेशन को 50% कम करिए, यानी हाफ कर दें। तो फोर्स और आर स्क्वायर का तो इनवर्स रिलेशन है, ये मतलब कूलम्स लॉ है या ग्रेविटेशनल लॉ है, लेकिन यहाँ चूँकि टू चार्जेस है तो कूलम्स लॉ है। जब आप डिस्टेंस हाफ करते हैं तो हाफ का स्क्वायर ले ले तो 4 हो जाएगा, वो 4 ऊपर शिफ्ट होगा, 4 टाइम ये बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए में आएगा बिकम्स 4 टाइम्स। फिर 127 में आता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। तो डिस्टेंस का फोर्स के साथ इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। तो जब आप डिस्टेंस डबल करते हैं तो 1/r स्क्वायर है, तो 1/r को आप डबल कर दो 2r हो जाएगा, तो 1/2 2 ज़ा 4 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखता है द फोर्स बिकम्स 1/4, यानी वो 1/4
फोर्स ये कम हो जाएगा। फिर आगे लिखता है 128 में व्हाट डज़ 1 कूलम रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखता है द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्ट बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। यानी अगर कूलम्स लॉ में तो आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। तो अगर इसमें 128 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें लिखा है कि अगर एक कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट गुजर जाए तो 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 कूलम। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। उसके बाद लिखता है हमारे पास लिखा है 129 में 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 5 माइक्रो कूलम एंड माइनस 5 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर सेपरेटली बाय ए डिस्टेंस 2d। What is the electric potential at the midpoint M of the line joining A and B? कहता है हमारे पास दो चार्जेस है, ये +5 है और ये -5 है। दरमियान में जो फासला है ये 2d के बराबर है। अगर मैं दरमियान में आ जाऊं तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा और इसका माइनस पोटेंशियल होगा। तो दरमियान में प्लस पोटेंशियल और माइनस पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इस तरह नेट जो पोटेंशियल है इट बिकम्स ज़ीरो। तो इस पेपर में जो 129 है इसका जो अगला MCQ है उसमें ऑप्शन डी में 0 ऑप्शन आ रहा है। तो 0 ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 130 MCQ में इन द केस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर आप एरिया डबल करोगे कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। और डिस्टेंस ऑफ द प्लेट के साथ वो इन्वर्सली है, अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर ले तो उससे जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगा। अब इस तरह एक से भी डबल आएगा, दूसरे से भी डबल आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो इस MCQ में ऑप्शन नंबर ए ठीक आ रहा है, इंक्रीज 4 टाइम्स। इसके बाद आते हैं MCQ नंबर 131 में। 131 में लिखता है इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर लिखता है 131 में लिखता है कि अगर आपने पहले दो प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखा है तो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड यानी एक्सटर्नल या दो प्लेट के दरमियान फील्ड को अपोज करेगा। लेकिन जब आप दरमियान वाला मटेरियल निकालोगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी आएगा। इसके बाद 132 में आता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज विथ ए डिक्रीज एन। तो फार्मूला है कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई बी। कैपेसिटेंस एरिया के साथ बढ़ता है, मीडियम के साथ बढ़ता है और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट के साथ कम होता है। तो अगर आप कैपेसिटेंस को कम करना इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने डिस्टेंस को कम करना होगा, प्लेट सेपरेशन को आपने कम करना है। तो इसमें ऑप्शन डी आ रहा है। इसके अलावा 133 में आता है द IV ग्राफ फॉर ए नॉन ओमिक मटीरियल इज ऑलवेज। तो अगर वोल्टेज और करंट, आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा x एक्सिस पे होगा और करंट हमेशा y एक्सिस पे होगा। तो जब आप I और V के दरमियान ग्राफ ड्रा करोगे, अगर वो ओमिक मटीरियल है, ओम लॉ को फॉलो करता है तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो मांग रहा है कि मटीरियल जो है वो ओम्स लॉ नॉन ओमिक है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर इसके बाद जो है 134 में लिखता है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस पर ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यानी इसका जो फार्मूला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का सिंबल है अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टाइम। तो डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसमें भी
ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। फिर उसके बाद 135 में लिखता है कि 135 में लिखता है फॉर ए मेटल द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, तो ये पॉजिटिव होगा। अल्फ़ा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है, मेटल के लिए पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव है, कुछ इंसुलेटर्स के लिए भी नेगेटिव होता है। तो अल्फ़ा के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो इसमें पॉजिटिव आएगा ये। MCQ नंबर 136 में इफ़ R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट बल्ब एंड 200 वाट बल्ब डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन द सेम वोल्टेज देन पावर ऑफ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कि किसका पावर जो है वो ज़्यादा है या उसका रेशो क्या होगा। तो अगर आप देखें दो बल्ब है, एक 100 वाट है, एक 200 वाट बल्ब है, उसको सॉल्व करने के लिए आप आएँ तो यहाँ पर एक रेशो फार्मूला है, पावर का फार्मूला अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो P=V²/R आएगा। जब उसका हम रेशो फाइंड करते हैं P1/P2 R2/R1 आ जाएगा। अब एक बल्ब का पावर 100 वाट है, दूसरे का 200 है। अगर आप 100 के साथ कट जाए 1/2 आएगा R2/R1, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 और ये 2R2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये R1 जो है ये 2 टाइम ऑफ R2 के बराबर है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है R1 इज़ 2 टाइम ऑफ R2, ये उसमें करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। MCQ नंबर 137 में द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज़ डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन, यानी मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगा। तो ये तो एक टॉपिक है कि हम पावर को मैक्सिमम के कब ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर इंटरनल रेजिस्टर एक्सटर्नल के बराबर हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा और अगर अनइक्वल हो तो मिनिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। लिहाजा इसमें आएगा द लोड रेजिस्टेंस इज़ हाफ ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस इज़ 0। यहाँ पर लिखता है टोटल रेजिस्टेंस इज़ हाफ ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस इज़ 0, द टोटल रेजिस्टेंस इज़ डबल ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस, और डी में लिखता है द लोड रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन डी ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जब इंटरनल एक्सटर्नल बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टर और सोर्स यानी लोड रेजिस्टेंस, तो तब पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा। 138 में लिखता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अनदर यूनिट ऑफ चार्ज करंट एनर्जी पावर। तो ये एनर्जी का एक दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का, जो कि अक्सर हम उसे न्यूक्लियर फिजिक्स में या स्मॉल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। 139 में लिखता है एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट about electromagnetic force acting on the electron? Force acting is equal to electronic charge, force acting is equal to the magnetic field strength, force acting on it is maximum 0 force। तो जब परपेंडिकुलर दाखिल होगा उसमें ऑप्शन सी आएगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। 140 में आता है फॉर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी b, the force acting on the charged particle is given by the expression, the force given by the expression is, तो magnetic force on charged particle क्या है, F is equal to Q V क्रॉस B। अब इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि F is equal to Q V क्रॉस B, ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। कौन सा स्टेटमेंट से ये सोलेनाइड के अकॉर्डिंगली सोलेनाइड के साथ जो है कौन सा स्टेटमेंट ये सही है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, इफ़ इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, यानी सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ द कॉइल होता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन उसमें ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आप अगले क्वेश्चन में देख ले तो यहाँ पर आएगा 142 में
1 मीटर 142 में 1 मीटर along copper rod is moving with a speed of 20 meter per second in the magnetic field strength 0.6 Tesla. What is the value of induced EMF? ये इंड्यूस EMF एक्चुअली मोस्टल EMF है। मोस्टल EMF में आता है E इज इक्वल टू VBL। E इज इक्वल टू VBL। तो आप V को B के साथ मल्टीप्लाई करें, L के साथ मल्टीप्लाई करें तो L तो 1 है, B 20 है और ये 0.6 है। तो 20 इंटू 1 21 ज़ा 20 आएगा और 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 तो इससे आ जाएगा 12 वोल्ट। इससे 12 वोल्ट आएगा। इसके अलावा 140 में आएगा द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। इसका फार्मूला है L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर LA। रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइप्स ऑफ इंसुलेशन ऑफ दी वायर पे नहीं करता, वोल्टेज अप्लाइड पे नहीं करता। L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर LA के ऊपर ये करेगा। 144 में आता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमिन बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ ने डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड किया है, लेंज लॉ से ये क्वेश्चन आया है। और 145 में आता है लेंज लॉ इज कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है लेंज लॉ। इसके अलावा 146 में आता है द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ये है कि एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करो, दूसरे में इंड्यूस EMF पैदा होगा और इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है व्हेन ए पी जंक्शन इज रिवर्स बाइस इट्स रिवर्स करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। यानी अगर आप इसमें ये प्रैक्टिकल भी है, अगर हम फॉरवर्ड वाइज में करंट डिटेक्ट करें तो मिली एम्पियर आएगा, मिली एम्पियर ज़्यादा है। और अगर हम रिवर्स वाइज में देख लें तो आइडियल में तो करंट फ्लो ही नहीं करता रिवर्स में, लेकिन रियल पी जंक्शन में रिवर्स में 10⁻⁻6 एम्पियर करंट फिर भी फ्लो करेगा। इसके अलावा 148 में द मोमेंटम ऑफ ए मूविंग फोटोन इज, तो P इज इक्वल टू H/λ। इसमें ऑप्शन सी आएगा। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, उनसे ये क्वेश्चन उठाया गया है। Every instant of time, wavelength associated with the pre-falling body is decrease or increase। तो आपको पता है यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होता है इस MCQ में वो है P इज इक्वल टू H/λ। अगर आप एक बॉडी को प्रीफॉल छोड़ते हैं तो वो चीज़ जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड इंक्रीज़ होगा, मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। मोमेंटम का लेमडा के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब मोमेंटम इंक्रीज़ होगा तो लेमडा विल बी डिक्रीज़। तो इसमें डिक्रीज़ वाला ऑप्शन ये सही है। इस लेक्चर का पार्ट बी अलग है। इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा देखने के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे रहिएगा, फिज़िक्स विद प्रोफेसर यहया जान। इस तरह के तमाम लेक्चर्स जितने हो चुके हैं, जितने टेस्ट हो चुके हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज, नम्स मेडिकल कॉलेज या आगा खान मेडिकल कॉलेज या एयरफोर्स या जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, उन तमाम के लेक्चर्स मेरी इसी चैनल पे मौजूद है। आप उन तमाम चैनल्स को देखने के लिए मेरे इसी चैनल पे हमेशा के लिए रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।